हाँ, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 142 इन केस ऑफ इफ चेक डिसऑनर अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। ठीक है, अगर मान लो आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, आफ्टर दैट आपका जो प्रोसीजर है वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड देन आप कैसे कंप्लेंट फाइल करते हो, कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेता है। तो कॉग्निजेंस जब कोर्ट लेता है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट। तो सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट in the case in the offense of section 138 and also jurisdiction part कि jurisdiction of trial कौन से कोर्ट की jurisdiction बनती, क्या जिस जहां पे अकाउंट मेंटेन किया वहां पे jurisdiction बनती है, या जहां आपने चेक प्रेजेंट किया वहां पे jurisdiction बनती है, ड्रॉर के अकॉर्डिंग jurisdiction बनती है या ड्रॉय के अकॉर्डिंग। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज जल्दी से आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं चैनल पे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखो अगर जब आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज आप वेरेक्ट अपने साथ में रखें ताकि आप वेरेक्ट में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिकल पर्पज से भी और एग्जाम पर्पज से भी। ठीक है, तो देन सेक्शन 142 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी। सीआरपीसी में क्या प्रोसीजर, उसके अलावा उसके बावजूद भी, क्योंकि एनआई एक्ट स्पेशल है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट। कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक किसी ने कंप्लेंट फाइल नहीं कर रखी हो बिफोर द कोर्ट इन राइटिंग। तो रिटर्न में कंप्लेंट आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, मेड बाय द पे, मेड बाय द पे और एज द केस में बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। पे हम बोलेंगे जो जिसके पास चेक है। ठीक है, मेड बाय द पे मतलब ड्रॉई, ड्रॉई और एज द केस में बी होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। Such complaint is made within 1 month of the date on which the cause of action arise under clause C of the proviso to 138। अब ये ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज होता है। Provided that the cognizance of the complaint may be taken by the court after the prescribed period if the complainant satisfy the court that he has sufficient cause for not making a complaint within such period। ठीक है, देन क्लियर है आपका। जब आपका चेक इशू हो जाता है, इशू होने के बाद आपको 3 मंथ के अंदर चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द बैंक। ठीक है, अब बैंक आपको वो अनपेड कर देता है। मान लो आपका यहाँ पे चेक आता है डिसऑनर, आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपको बैंक मेमो मिलता है। बैंक मेमो भी रिटर्न नहीं होगा, उसमें डेट मेंशन होगा एंड देन उसमें रीजन भी मेंशन होगा किस वजह से आपका डिसऑनर हुआ। तो आपको इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक आती है कि आपका डिसऑनर होगा चेक, मतलब विद इन 3 मंथ आप कभी भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द जब आपको बैंक वाले बताते हैं कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, उस दिन से लेकर चाहे वो इस डेट पे बताए वट जब भी बताए। ठीक है, विद इन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको 3 मंथ का वेट करना पड़ेगा। आप इन बिटवीन 3 मंथ में नंबर ऑफ टाइम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही बैंक में 30 डेज का टाइम होता है, उस 30 डेज के अंदर आपको नोटिस इशू करना होता है। विद इन 30 डेज, विद इन 30 दिन के अंदर आपको नोटिस इशू करना होता है। जब आप नोटिस इशू करते हो, मान लो आपने नोटिस इशू किया और उसको रिसीव हुआ, जब रिसीव्ड हो जाएगा नोटिस, उसको रिसीव होने से लेकर नेक्स्ट जो 15 डेज है आप उसको टाइम दोगे। डिमांड नोटिस पेमेंट का टाइम कि आप हमें पेमेंट कर दो, अदरवाइज 16 डे के बाद आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो 15 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा नोटिस इशू करने के बाद। जब उसको रिसीव हो जाता है नोटिस, 1-2 दिन में रिसीव हो जाता है नोटिस। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट लगा होगा नोटिस का, तो वहां पे पता लग जाता है कब रिसीव हो उसको। तो इन दैट केस 15 डेज का आपको वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 15 डेज आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो।
आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज, विद इन 30 दिन के अंदर। जैसे ही 16 डे के बाद आप 30 दिन काउंट करो, उस दिन से उस दिन के अंदर, मतलब इस 30 दिन के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और जैसे ही आपने कंप्लेंट फाइल किया तो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142। यस, अगर 30 दिन के अंदर नहीं किया फाइल, आप बाद में भी कर सकते हैं, बट आपको प्रोवाइजो यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि आपको सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट, देन कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नो कोर्ट inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate first class shall try any offense punishable under section 130। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया आपको कि कौन से कोर्ट ट्राई करेगा। अब ये एमसीक्यूज आपको कई बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल पूरा डिटो आ जाएगा। नो कोर्ट inferior to the metropolitan magistrate और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो मतलब सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास shall try any offense punishable under section 130। ठीक है, तो दिस इज आपका जो ऑल अबाउट आपका 142 में जो कॉग्निजेंस लेने करेगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ट्रायल। अब ट्रायल की ज्यूरिसडिक्शन कहां पे बनती है? जहां पे अपने बैंक में आपने चेक प्रेजेंट किया वहां पे, या जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे, या फिर जहां पे ड्रॉर का अकाउंट है वहां पे। तो देखो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी, पहले ये था कि जहाँ पे आप आपका ड्रॉय का जो अकाउंट था, जहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था चेक, वहां पे उसके ज्यूरिसडिक्शन बनती थी। आफ्टर दैट क्या हुआ कि 2014 में एक जजमेंट आया। 2014 में एक जजमेंट आया, जजमेंट का नाम है दशरथ रूप सिंह राठौर। दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2014 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? The Supreme Court held that a complaint of dishonor of check can be filed only to the court within local jurisdiction. The check is dishonored by the bank on which it is drawn. मतलब जहां पे ड्रॉर का बैंक अकाउंट होगा वहां पे चेक के जो कंप्लेंट हो फाइल किया जाएगा। और इससे क्या हो गया, बहुत सारा एक ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग जब ये जजमेंट आया तो ऑब्वियसली कोर्ट को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है, तो सभी केसेस जो फाइल थे, तो मान लो सपोज कोई केस शिमला में फाइल कर रखा था और ड्रॉर जो चेक इशू किया था वो दिल्ली का कोई पर्सन था, तो वो वो कंप्लेंट आपका दिल्ली चलेगा कि जहां का ड्रॉर है वहां पे आपका ज्यूरिसडिक्शन बनेगा। बट आफ्टर दैट, और इस जजमेंट ने एक ओवर रूल की थी जजमेंट के भास्कर वर्सेस संकरण वैद्यान वालन वाली जजमेंट को इसने ओवर रूल किया। आफ्टर दैट लेजिस्लेटिव ने क्या किया, पार्लियामेंट में क्या किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो ये 2015 अमेंडमेंट का प्रोडक्ट है 142 क्लॉज 2। ठीक है, ये 2015 में अमेंडमेंट हुआ दैट enacted to nullify the दशरथ रूप सिंह राठौर जजमेंट। तो जो दशरथ रूप सिंह राठौर की को नलीफाई करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया, तो देन एक सबसेक्शन क्लॉज 2 इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब 2015 का अमेंडमेंट क्या बोलते हैं? आज की डेट में जो ट्रायल होते हैं वो इस जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग ट्रायल होते हैं, क्योंकि बिफोर दैट हम ट्रायल अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी ही कर रहे थे, क्योंकि सीआरपीसी में ट्रायल का दिया हुआ है कि यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रायल के लिए जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था नए एक्ट के अंदर। एक जजमेंट आया था 2014 में, आफ्टर दैट अमेंडमेंट हुआ। अब यहाँ पे स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन है सेक्शन 142 क्लॉज 2। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 shall be inquired into and tried only by court within whose local jurisdiction. Only by a court within whose local jurisdiction, दो तरह से यहाँ डिवाइड किया गया। If the check is delivered for the collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course, as the case may be, maintain the account is situated.
first. Second, if the check is presented for payment by pay or holder in due course, otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintain the account is situated. For purpose of the clause A, where the check is delivered for collection at any branch of bank of the pay or holder in due course, then the check shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the pay or holder in course, as the case may be maintained. तो ये बोलता है कि जुरिस्डिक्शन अब दो तरह से हो सकती है आपकी, एक आप कलेक्शन थ्रू अकाउंट, कलेक्शन थ्रू अकाउंट। जब कलेक्शन थ्रू अकाउंट का मतलब होता है, मान लो सपोज ए है, ए ने चेक इशू किया, इसका अकाउंट शिमला में है, इसने जिस अकाउंट का चेक इशू किया वो शिमला में है, ठीक है। अब बी को चेक इशू किया, बी धर्मशाला में है, ठीक है। अब बी का अकाउंट कहां पे है? धर्मशाला में। बी ने चेक को कहां प्रेजेंट किया? धर्मशाला में। अब धर्मशाला में इसने बैंक में किसी भी ब्रांच में, मान लो एसबीआई का चेक है, इसने एसबीआई में यहाँ पे इसका भी अकाउंट वहां पे, तो या फिर कोई और बैंक अकाउंट है, तो वहां पे उसने चेक यहाँ पे अपना प्रेजेंट किया। अब ये कलेक्शन के लिए जाएगा शिमला, अकाउंट तो जिसने इशू किया उसका शिमला में है, ये थ्रू अ कलेक्शन जा रहा है क्योंकि इसका अकाउंट भी यहाँ पे और इसका अकाउंट शिमला में। अब कलेक्शन के लिए जाएगा, एक हफ्ता या 5-6 दिन लगता है कलेक्शन के लिए। तो जैसे कलेक्शन से वापस आता है ये कि आपके इस अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपको बैंक में, तो आपकी जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू दिस, जहां पे पेई का अकाउंट है, क्योंकि कलेक्शन के लिए थ्रू अकाउंट जा रहा है, तो यानी पेई का जो अकाउंट है तो वहां पे आपको जुरिस्डिक्शन बनती है। तो आप धर्मशाला कोर्ट में सूट फाइल कर सकते, लेकिन दशरथ सिंह राठौर की जो जजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आप शिमला में आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है। ऑब्वियसली एक तो चेक इशू किया ए ने और हरासमेंट भी कंप्लेनेंट को वहां पहुंचना पड़ेगा जहां पे एक अकाउंट होगा, तो दैट इज इन लॉजिकल। तो देन इन दैट केस अमेंडमेंट किया गया 2015 में, ठीक है। दूसरा, आप थ्रू कलेक्शन ही डायरेक्ट प्रेजेंट कर दो शिमला में उसके अकाउंट में जहां पे आपने, तो वहां पे भी आपका जुरिस्डिक्शन बन जाएगा। तो दोनों जगह आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है अकॉर्डिंग टू न्यू जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2015 में, ठीक है। तो अब जहां पे पे का अकाउंट है और होल्डर इन ड्यू कोर्स का अकाउंट है, वहां पे भी जुरिस्डिक्शन है, और आप उसके जहां पे उसका ड्रॉअर का अकाउंट है वहां भी आप फाइल कर सकते हो। तो दोनों जगह आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो 138 का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट की कन्वीनियंट के कई बार क्या होता है, मान लो सपोज कोई उत्तर प्रदेश का मान लो उत्तर प्रदेश का कोई पर्सन है और वो सहारनपुर का चेक बैंक में अकाउंट है उसका, और उसने चेक इशू किया, दूसरा पर्सन दिल्ली का है, कंप्लेनेंट दिल्ली का है, तो दिल्ली में उसने अपना प्रेजेंट किया चेक अपने अकाउंट जहां पे उसका अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। आफ्टर दैट वो कलेक्शन के लिए वहां पे गया सहारनपुर, सहारनपुर से जब वापस आया तो मेमो उसको इशू हुआ कि इनसफिशिएंट फंड है, तो वो दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो दिल्ली कोर्ट में भी आपका कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो दिस इज आपका एक स्ट्रीक आपका यहाँ पे का जुरिस्डिक्शन का मिल गया 142 क्लॉज 2 में अमेंडमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अमेंडमेंट कब हुआ, 142 कब इंसर्ट किया गया, तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन करना है। और जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और 142 ऑल्सो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 142 क्लॉज 1 से काफी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, और क्लॉज 2 से। देन नेक्स्ट 142A, वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। अब यही था कि उस टाइम क्या हुआ कि दशरथ रूप के जजमेंट आई, आफ्टर दैट वो सारे केसेस ट्रांसफर हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ट्रांसफर हो गए। आफ्टर दैट उनको रीट्रांसफर करिएगा अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, जहां जहां अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जुरिस्डिक्शन बनती थी वो सारे केस वैसे वापस आ गए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी और एनी जजमेंट, यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है एनी जजमेंट, तो ये रूप सिंह राठौर की जजमेंट, decree or order of direction of any court, all cases transferred to the court having jurisdiction under 142 as amended by the Negotiable Instrument Act Ordinance 2015 shall be deemed to have been transferred under this act as if that subsection had been forced in all material। तो मतलब उनको सभी को ट्रांसफर किया जाए इस अकॉर्डिंग की जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग, चाहे कोई भी जजमेंट पास क्यों ना हो, चाहे कोई भी जजमेंट, उसके बावजूद भी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, notwithstanding anything contained subsection 2 and 142 of subsection 1 where the payee or holder in due course as the case may be,
has filed a complaint against the drawer of the check in the court having jurisdiction, subsection 2, 142, or the case has been transferred to that court, subsection 1, and such complaint is pending in the court, all subsequent complaint arising out of the 138 against the same drawer shall be filed before same court, irrespective whether the check was delivered, a collection, presented for payment within territorial jurisdiction of that court. तो ये बताएगा जहाँ पे एक से ज्यादा केसेस उसके बारे में. If no on the date of commencement of Negotiation Act 15, more than one prosecution filed by the same payee holder in due course, as the case may be, against the same drawer of the check is pending before different court upon the said act having been brought to the notice of the court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under subsection 2 clause 142 as amended by Negotiation Instrument Amendment Ordinance Act 2015, before which the first case was filed and is pending, and if that subsection had been forced at all the material. मतलब जहाँ पे कई बार क्या होता है, मान लो सपोज ए ने चेक इशू किया बी को, दूसरा चेक ए ने इशू किया बी को, तीसरा चेक भी इशू किया बी को, तो इन दैट केस 3 केसेस फाइल किए बी ने ए के अगेंस्ट. ठीक है, बी ने कितने पे केस फाइल किए? 3 केसेस. तो वो डिफरेंट लोकेशन पे भी फाइल हो सकते हैं. तो इन दैट केस होगा जहां पे फर्स्ट केस फाइल होगा उस केस के लिए वो सारे केस ट्रांसफर, बट यस आपको नोटिस में लाना पड़ेगा कोर्ट की कि पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट में, तो आप उनको एक जगह भी ट्रायल उनका कर सकते हैं अगेंस्ट द सेम पर्सन. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आपका जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग. बने रहिए आप हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे हम सेक्शन 143, 141 और 148 एक्सेट्रा के रिगार्डिंग. ठीक है, धन्यवाद.